हेलो दोस्तों, सीटेट 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं हूं सुनीता, आपके साथ सीटेट 2020 की प्रिपरेशन करने के लिए वेलकम करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली फॉर टीचर्स में। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव रहेगा बाल विकास को समझना, जिसमें हम विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध रखने वाले कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत बड़ा है और एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। शुरू करते हैं विकास की अवधारणा से। तो आप यहाँ देखेंगे कि विकास की प्रक्रिया एक अविरल प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया है। दोनों ही वर्ड पेपर में देखने को मिल जाते हैं, तो आपको टर्म्स पे बहुत ध्यान रखना है कि विकास एक अविरल और सतत प्रक्रिया है, ये क्रमिक होती है। विकास की प्रक्रिया में शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक और संवेगात्मक विकास शामिल किए जाते हैं। मीन्स कि जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो खाली शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, हम माइंड की, लैंग्वेज की, इमोशंस की, सोशल जो इंटरैक्शन है उस सब की बात करेंगे कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा हो। विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार, इन सभी को शामिल किया जाता है। मीन्स कि विकास जो है वो एक बहुत बड़ा टर्म है, जिसमें हमारी सारी डेवलपमेंट्स को शामिल किया जाएगा। हमारी एक छोटे से इंटरेस्ट से लेकर बड़ी से बड़ी आदत तक इसमें शामिल की जाएगी। विकास का तात्पर्य होता है बालक के विकास की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। मीन्स बालक का विकास जो है वो उसके जन्म से पूर्व ही शुरू हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि बालक का विकास कब से शुरू होता है। तो जब वो पैदा भी नहीं होता, जब वो सिर्फ गर्भ अवस्था में प्रवेश करता है, तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है। विकास की इस प्रक्रिया में फिर वो कुछ स्टेजेस से होकर गुजरता है, जिसे हम गर्भावस्था, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था, इन सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए वो फाइनली मैचुरेशन को प्राप्त करता है। बाल विकास में हम कुछ बेसिक टर्म्स हैं या बेसिक बातें हैं जिनको हम शामिल करते हैं, जैसे जन्म लेने से पूर्व या और जन्म लेने के बाद परिपक्व तक। बाल विकास के अध्ययन में कुछ बातें हैं जो विशेष रूप से शामिल की जाती हैं, जैसे जन्म लेने से पूर्व और जन्म लेने के बाद परिपक्व होने तक बालक में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ये बाल विकास के अध्ययन का पॉइंट है कि जब बच्चा जन्म नहीं लिया है और जब उसने जन्म ले लिया है तब तक बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और फिर उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाएगा तब उस तक उसमें क्या चेंजेस आएंगे। इन सभी के बारे में डिटेल नॉलेज देता है बाल विकास। बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है। बच्चे में चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन क्या वो उसकी एज से रिलेटेड हैं, और आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप होगा, क्या नेचर होगा। डिफरेंट एज में डिफरेंट चेंजेस हो रहे हैं, तो वो नेचर में कैसे होंगे। बालकों में होने वाले उपरोक्त परिवर्तनों के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं। एक डिफरेंट एज में बच्चे में डिफरेंट टाइप का चेंज आ रहा है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स तो होंगे जो उन्हें अफेक्ट कर रहे होंगे, जिसकी वजह से बच्चा कुछ चीज़ें सीख रहा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स की स्टडी भी हम बाल विकास के अंदर करते हैं। बालक के समय समय पर होने वाले उपरोक्त परिवर्तन उसके व्यवहार को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए, चेंजेस अपने आप में एक अलग बात है, और उसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाना ये अपने आप में एक अलग बात है। तो जब उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, उसके फिजिकल चेंजेस होते जा रहे हैं, तो उससे उसके बिहेवियर में क्या फ़र्क आएगा। क्या पिछले कुछ परिवर्तनों के आधार पर बालक के भविष्य में होने वाले गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तनों की व्याख्या और भविष्यवाणी की जा सकती है। मीन्स कि हम पिछले कुछ परिवर्तनों के आधार पर क्या उसके आने वाले भविष्य में गुणात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होने वाले हैं, क्या हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या सभी बालकों में वृद्धि और विकास संबंधी परिवर्तनों का स्वरूप एक जैसा होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब बच्चा पैदा हुआ है तो क्या उसका सेम पैटर्न होगा किसी और बच्चे से। मीन्स कि हर बच्चा एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा जब उसका ग्रोथ होगा और डेवलपमेंट होगा, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर वो दोनों अलग होंगे। बालकों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवांशिक और परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। मीन्स बच्चे में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें उसकी हेरिडिटी और उसके एनवायरनमेंट का क्या रोल है,
इस बारे में बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। बालक के गर्भ में आने के बाद निरंतर प्रगति होती रहती है। इस प्रगति का विभिन्न आयु और अवस्था से क्या संबंध है, उसका क्या स्वरूप है, इसके बारे में हम बाल विकास में बात करते हैं। बालक की रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, जीवन मूल्यों, स्वभाव, उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार गुणों के जन्म के समय से जो निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं, उनका विभिन्न आयु वर्ग, अवस्था विशेष से क्या स्वरूप होता है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या प्रकृति होती है। मीन्स कि एक बच्चा है, उसके इंटरेस्ट, उसकी हैबिट्स, उसके पर्सपेक्टिव्स और उसके जो वैल्यूज़ हैं, उसका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, उन सभी में अकॉर्डिंग टू एज चेंज आता रहता है। अब इनका डिफरेंट एज के साथ, डिफरेंट स्टेजेस के साथ कैसा रिलेशन है, कैसा नेचर है और ये किस तरीके से उसको प्रभावित करते हैं, ये सभी बातों का अध्ययन बाल विकास के अंदर किया जाता है। चलिए, उम्मीद है आपको विकास की अवधारणा तो समझ आ गई होगी कि विकास एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी नहीं रुकता है और इसमें शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक सभी प्रकार के विकास को शामिल किया जाता है। और इसमें हम अगर ये बात करें कि विकास शुरू कब से होता है, तो बच्चे के जन्म से पहले ही, गर्भ में धारण करते ही उसका विकास शुरू हो जाता है। वृद्धि और विकास में अंतर की बात करते हैं तो वृद्धि और विकास देखने में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द लगते हैं, लेकिन होते नहीं हैं। वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग संप्रत्य हैं, कॉन्सेप्ट ही अलग अलग है। वृद्धि का कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए किया जाता है। परिमाणात्मक परिवर्तन मतलब क्वांटिटेटिव, जिन्हें हम नाप सकते हैं बाहर से देख के। जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके आकार में परिवर्तन आएगा, उसकी लंबाई अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे टाइम पास करेगा, और उसकी ऊंचाई में परिवर्तन आएगा इत्यादि के लिए जो वृद्धि शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। मीन्स कि वृद्धि जो है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ने का एक स्टेप है। वृद्धि की प्रक्रिया, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती, बालक के परिपक्व होने के साथ ये रुक जाती है। मीन्स कि ये ऐसा नहीं है कि आज बच्चा पैदा हुआ है तो टिल डेथ वो बढ़ता ही रहेगा, नहीं। एक सर्टेन एज के बाद उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा है। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेते हैं कि विकास और वृद्धि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर बालक शारीरिक रूप से बढ़ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका विकास भी हो रहा है। अब बात करते हैं विकास की। तो विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों को भी शामिल करता है। इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है कि परिमाणात्मक माने क्वांटिटेटिव, आकार, लंबाई, ऊंचाई, इन सब के साथ साथ उसकी कार्यकुशलता, उसकी कार्य क्षमता और व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन सभी को विकास अपने आप में शामिल करके रखता है। विकास अपने आप में एक बहुत विस्तृत अर्थ रखता है। मीन्स ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वृद्धि सिर्फ इसका एक छोटा सा भाग है। क्यों? क्योंकि पहले वृद्धि होती है, जब आप देखेंगे एक बच्चा पहले बढ़ रहा होता है, हालांकि उसका विकास भी तब से शुरू हो गया है, लेकिन वृद्धि ही उसके विकास का पहला चरण होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकती है। बालक के परिपक्व होने के बाद भी ये चलती रहती है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक नहीं है। मीन्स कि जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर ग्रोथ हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि विकास होगा। तो इसी बात को यहाँ पर घुमा कर बता दिया गया है कि विकास के लिए वृद्धि की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ही छोटी सी हाइट का पर्सन परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट दे सकता है। ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं। तो विकास की अवस्थाएं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, 6 अवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं। पहली अवस्था है प्रसव पूर्व अवस्था, इसे इंग्लिश में प्री नेटल स्टेज कहते हैं। गर्भाधान से जन्म तक जो स्टेज है उसको हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। मैं आपको दोबारा से ये याद दिला दूँ, टर्म्स को इंग्लिश और हिंदी दोनों में सीखिएगा और कोशिश कीजिएगा पेपर इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत बार सीटेट में हिंदी के क्वेश्चन गलत होते हैं और वहाँ इंस्ट्रक्शन में बाहर बहुत
नीटली लिखा होता है कि अगर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी अगर क्वेश्चन या आंसर की गलती पाई जाती है तो इंग्लिश वाला जो कॉन्सेप्ट है वही सही माना जाएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश में भी पेपर को पढ़िए और तब आंसर करिए। शैशव अवस्था हमारी नेक्स्ट स्टेज है जिसे हम इन्फेंसी कहते हैं और ये 0 से 2 ईयर्स तक होती है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं, ये 3 से 11 साल तक की होती है। लेकिन बाल्यावस्था को 2 एजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम पहला कहते हैं प्री चाइल्डहुड और बाद वाले को कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। तो प्री चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था, इसकी 3 से 6 साल की उम्र होती है और उत्तर बाल्यावस्था जिसे हम लेटर चाइल्डहुड कह रहे हैं ये 7 से 11 साल तक के बच्चों की होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है किशोरावस्था जिसे हम अडोलेसेंस कहते हैं और ये 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों की एज है। अब वयस्कावस्था यानी प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं इसे, जिसे हम इंग्लिश में अडल्टहुड कहते हैं, ये 18 से 60 वर्ष तक की उम्र होती है। और उसके बाद आ जाती है वृद्धावस्था जिसे हम कहते हैं 60 से ऊपर टिल डेथ का जो एज है वो सारा वृद्धावस्था में आता है। चलिए अब जो हमारी जो प्राइमरी लेवल तक की स्टेजेस हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला स्टेज हम पढ़ेंगे शैशव अवस्था। तो आप जो उस पर नंबर लिखे हुए हैं प्लीज़ उस नंबर पर मत जाइएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज, जैसा कि हमने पहले से ही देख लिया है कि शैशव अवस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज जो है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी इंद्रियों के सहारे वस्तुओं के बारे में समझता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व करना भी सीख लेता है। जितनी भी हाईलाइटेड टर्म्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि शैशव अवस्था की एज आपसे पूछी जाएगी, वो आपको याद रखनी है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। इसमें एक बात आई है कि संवेदी इंद्रियों के सहारे वस्तुओं के बारे में समझता है। आपने एक बच्चे को देखा होगा, छोटा सा बच्चा, कोई भी चीज़ उसके सामने रख दीजिए वो तुरंत उसे उठाकर मुंह में डाल लेगा। कुछ भी आप कर लीजिए वो तुरंत उसे उठाएगा और मुंह में डालेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी उतना समझ नहीं है कि वो सामने रखी चीज़ को समझ जाए। एक्चुअल में वो अपनी सारी सेंसेस को इस्तेमाल करके उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा होता है। जीभ से टच करके, उसे टेस्ट करके, और फिर उसे हाथ से टच करेगा कि वो गर्म ठंडी किस तरीके की है, उसे आंखों से देख रहा है, कानों से आवाज़ उसके बारे में सुन रहा है। मीन्स कि सारी जितनी भी नॉलेज होगी इन्फेंसी स्टेज में वो उसकी सेंसरी जो नॉलेज होगी वो होती है। मीन्स कि अपनी सारी सेंसेस का इस्तेमाल करके वो अपने नॉलेज को एक्वायर करता है और उसे समझने की कोशिश करता है। अब इसमें एक टर्म और आया है वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई पर्सन ये समझ जाता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है अगर वो हमारी नज़रों के सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन एक बच्चे की नज़र से देखिए कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। एक बच्चा है जो बहुत छोटा है, आपने उसे एक टॉय सामने रख कर दिखाया, उसने उसको देखा, बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है वो उस ऑब्जेक्ट में, लेकिन आपने उसको थोड़ी देर बाद उससे कहा, उसे झटके से उठाया और कहा चिड़िया लेगी। अब आप उसे छुपा देते हैं। तो इस समय बच्चे के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती है कि उसे कोई चिड़िया नहीं लेके गई है और वो चीज़ यहीं इसी दुनिया में एग्जिस्ट करती है। वो ये मान लेता है कि वो चीज़ अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस चीज़ को ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। लेकिन शैशव अवस्था की जो स्टेज होती है उसमें बच्चा इस चीज़ को सीख जाता है। अगर आप कोई चीज़ उसके सामने से छुपा देंगे वो आपके पीछे से जाके उसको ढूंढ के ले आएगा। इसका मतलब ये है कि शैशव अवस्था में वस्तु स्थायित्व का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे के अंदर आ जाता है। चलिए शैशव अवस्था की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। शैशव अवस्था में बच्चा अपने संवेगों को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, जैसे रोना, हंसना। मीन्स कि वो अपने इमोशंस आपको दिखाना शुरू करेगा। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करना सीखता है, वह बड़ों के बोले हुए शब्दों की नकल करके सीखता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, टीचर्स के नज़रिए से इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा हमेशा इमिटेशन करता है शैशव अवस्था में। मीन्स जो आप उससे कह देंगे वो उसे ही रिपीट करेगा, अपना कोई भी उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसको ऐड नहीं करेगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जब ये सब सिखाया जाता है, वर्णमाला सिखाई जाती है, तो उसे बहुत ज़ोर ज़ोर से
इमिटेशन कराया जाता है, आ से अनार, तरीके से समझाया जाता है। इस अवस्था में बच्चा अनुकरण करना सीखता है, जिसे हम इमिटेशन कहते हैं। वह बड़ों के बोले हुए शब्दों की नकल करके सीखता है। ये टीचर के नज़रिए से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एक टीचर को पता होना चाहिए कि छोटा बच्चा हमेशा इमिटेशन करके सीखता है, नकल करता है। जैसा आप उसके सामने बोलते हैं बच्चा भी वैसा ही बोलता है। इससे पता चलता है कि जब कभी भी हम किसी छोटे बच्चे के सामने बात कर रहे हैं तो हमारी प्रोनंसिएशन ठीक होनी चाहिए, बोलने का तरीका, उसे टोन जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा इमिटेट करेगा, उसी स्टाइल में बात करेगा जिस स्टाइल में आप उसके सामने शब्द को कह देंगे, उसी तरीके से प्रोनाउंस करेगा जिस तरीके से आप उसके सामने प्रोनाउंस कर देंगे। इस अवस्था में उसका विकास तीव्र गति से होता है। शैशव अवस्था एक वो अवस्था है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से बढ़ता है और बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से डेवलप होता है। 1 साल के बाद बच्चा अपनी मानसिक क्रियाओं का सहारा लेना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बच्चा पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहता है क्योंकि वह इतना बड़ा नहीं होता कि वो सारे काम अपने आप कर सके। इस अवस्था में बच्चों में आत्म प्रेम की भावना भी विकसित होती है। आत्म प्रेम की भावना से मतलब है उसे लगता है इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी हैं, बाकी किसी की नहीं है। आपने बच्चों को अक्सर रोते हुए देखा होगा कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरी मम्मी है। 2 बच्चे हैं आप और सेम मोस्ट प्रोबेबली 6 महीने या 2 साल 1 साल इतने का अंतर है उनमें, तो वो अक्सर लड़ रहे होते हैं कि ये मेरी मम्मी है, नहीं ये मेरी मम्मी है। इसका मतलब है उन्हें लगता है कि नहीं ये उनकी मम्मी नहीं हो सकती, किसी और की मम्मी नहीं हो सकती, ये सिर्फ मेरी है। ये मेरे पापा हैं, ये किसी और के पापा नहीं हो सकते। मीन्स कि उनके बड़े भाई हैं, उसका छोटा भाई है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस उसे इस बात से मतलब है कि ये मेरी मम्मी मेरे पापा हैं। चलिए अब बात करते हैं बाल्यावस्था की। इस अवस्था में बच्चे अपने विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को दिखाते हैं। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो उसका विकास होना भी शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा दोस्तों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है। इस अवस्था में बच्चा सामाजिकता की ओर अग्रसर होता है। इस अवस्था में बच्चों में संग्रह प्रवृत्ति का विकास होता है। वह चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू करता है, चाहे उसके काम की हो या ना हो। बाल्यावस्था वाकई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है एक बच्चे के डेवलपमेंट में। इसमें बच्चे के फ्रेंड्स बनते हैं और इसमें बच्चा जो है जब फ्रेंड्स बन रहे हैं तो वो समाज की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उससे पहले उसकी जो दुनिया थी वो सिर्फ कितनी थी, उसके मम्मी, उसके पापा, अगर उसके छोटे भाई बहन हैं या फैमिली में जितने लोग हैं बस उतनी सी उसकी दुनिया होती है। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है तब वो सामाजिकता की ओर अग्रसर होता है। यहाँ वो अपने पड़ोसियों से, अपने फ्रेंड्स से मिलता है। इस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति का विकास होता है। वह चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, चाहे वह उसके काम की हो या ना हो। आपने तारे ज़मीं पर फिल्म देखी होगी, उसमें जो बच्चा है आपने देखा है कि वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर रहा होता है। इसका मतलब ये है कि वो किस स्टेज में होगा, बाल्यावस्था के स्टेज में होगा। अब ये चीज़ जो दिखाती है कि बच्चे को सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखने का शौक़ हो जाता है बाल्यावस्था में, इसीलिए इसे संग्रह प्रवृत्ति की अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं तो इस अवस्था में बच्चों में सहयोग, प्रेम और सहानुभूति का विकास हो जाता है। जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक और नैतिक गुण भी विकसित होने लगते हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, मीन्स जितना आप कहेंगे बच्चा उतना ही करेगा। खिलौनों की आयु भी इसको कहते हैं। बाल्यावस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाता है, टॉय एज। आकृतियों को पहचानना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आप शेप्स को पढ़ा सकते हैं बच्चों को। मूर्त वस्तुओं को सोचना शुरू कर देता है। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करके उन्हें महसूस कर सकते हैं। पुरस्कार और दंड का प्रभाव उसे पता चल जाता है। बाल्यावस्था एक ऐसी स्टेज है जहाँ बच्चे को पता चल जाता है कि सर्टेन जो एक्शंस हैं उनको करने पे पापा बड़ा खुश होते हैं और कुछ एक्शंस को करने पे पापा थप्पड़ लगा देते हैं। तो उन्हें ये सारी बातें समझ आने लगती हैं। यही चीज़ वो स्कूल में जाके भी इस्तेमाल करते हैं कि वो चीज़ों को अक्सर डिसिप्लिन तरीके से करेंगे कि, और जब कोई और पर्सन उस डिसिप्लिन को नहीं फॉलो कर रहा होगा तब आके बच्चा तुरंत मैम से बोलेगा, मैम क्या कहते हैं, रोहित ऐसे कर रहा है, रिया ऐसे कर रही है। तो इस तरीके के कुछ चीज़ें हैं जो आपको बाल्यावस्था के बच्चों में देखने को मिलेंगी।
फिर है दूसरों का निरीक्षण करके सीखता है, मीन्स दूसरों को ऑब्जर्व करता है कि वो कैसे कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इमिटेशन का जो प्रोसेस है वो तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब वो दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा है और फिर अपने आप पे अप्लाई करके देखेगा। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा माँ बाप के साय से परे बालकों की संगत पसंद करता है, मीन्स कि जब वो लेटर चाइल्डहुड की एज में आता है तब वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करता है। इस अवस्था में ऑडिपस और इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का विकास होता है। बाल्यावस्था में ही ऑडिपस और इलेक्ट्रा जो इमोशनल ग्लैंड्स होते हैं उनका विकास होता है, और ये जो संप्रत्य है ये फ्राइड ने दिया है। इसके बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्राइड ने कॉन्सेप्ट दिया था ऑडिपस और इलेक्ट्रा इमोशनल ग्लैंड्स का। चलिए, ऑडिपस क्या है? ऑडिपस फ्राइड के अनुसार लड़के अपनी माता के पास ज़्यादा खुश रहते हैं, उनमें मातृ प्रेम की भावना ज़्यादा रहती है, उनमें मातृ प्रेम भावना ज़्यादा होती है, तथा इसमें लड़के अपने पिता के प्रति द्वेष दिखाते हैं। आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है तो अगर वो लड़का है तो वो ज़्यादातर कहेगा कि मैं अपनी मम्मी का बेटा हूँ, तो और वहाँ पे वो पापा से दूर दूर रहेगा, पापा के पास बिल्कुल नहीं जाएगा। अब इलेक्ट्रा की बात करते हैं। इलेक्ट्रा इस अवस्था में लड़की अपने पिता की तरफ प्यार बढ़ते हुए दिखाती है और माता की तरफ द्वेष की भावना रखती है। अर्थात जब लड़की में विपरीत लिंग और अपने पिता के प्रति जो प्रेम है उसको देखा जाता है, तो ये इलेक्ट्रा ग्लैंड्स की वजह से होता है। अब बात करते हैं किशोर अवस्था की। इस अवस्था में जीवन की सबसे जटिल अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में अगर बच्चा अच्छे रास्ते पर चला जाए तो वो अच्छे गुण विकसित कर लेगा, लेकिन अगर बच्चा रास्ता भटक जाए तो उसके अंदर नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए इस अवस्था को तूफान की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चों में सुंदरता के भाव आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोई बच्चा जब टीन एज में प्रवेश करता है तब उसको आप देखिए वो मोस्ट ऑफ द टाइम शीशे के सामने खड़ा होगा, अपने हेयर स्टाइल को अलग अलग तरीके से बना के चेक कर रहा होगा, मैं ठीक लग रहा हूँ, अपने स्टाइल्स ड्रेसअप को देख रहा होगा, हर चीज़ को वो बड़े ध्यान से नोटिस करेगा कि मैं कहीं से थोड़ा ख़राब तो नहीं लग रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। और इसे तूफ़ान की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है वो बहुत बड़े एनवायरनमेंट में प्रवेश कर चुका होता है, बहुत सारी चीज़ें वो देख रहा होता है। ऑब्जर्वेशन तो उसने बाल्यावस्था में ही शुरू कर दी थी, तो अब यहाँ पर उसके खुद की कॉन्सेप्ट बनाने की एज आ जाती है। किशोरावस्था बहुत दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का समय होता है, ये स्टैनले ने कहा था। Adolescence is a period of great stress and strain, storm and strife। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चा अपने खुद के कॉन्सेप्ट बना रहा होता है, उसे लगता है कि जो वो सोच रहा है वो सही है। तो जब उसके पेरेंट्स, उसका फ्रेंड सर्कल या उसके आसपास के लोग उसे कहते हैं कि बेटा नहीं ये गलत है, तो उसे लगता है कि नहीं ये हर बार मेरी बात को गलत क्यों कह रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो अपने आप के से जो खुद कॉन्सेप्ट बना रहा होता है वो ज़रूरी नहीं है कि सभी सही होते हैं। चलिए, अब किशोरावस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस अवस्था में शारीरिक विकास में काफ़ी हद तक मैच्योरिटी आ जाती है। इस अवस्था में बच्चों में मानसिक विकास हो जाता है और अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में वो डिस्कस करना शुरू कर देगा जो कि वो उसके सामने नहीं है। मीन्स कि माउंट एवरेस्ट अब उसके सामने नहीं है, लेकिन वो फिर भी माउंट एवरेस्ट के बारे में बात करेगा, और माउंट एवरेस्ट की वजह से एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है या फिर मौसम है उससे डिफरेंट एरियाज़ में क्या। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। मीन्स कि जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं, जो ऑब्जेक्ट्स उसके सामने नहीं हैं, उनके बारे में भी अब वो सोच सकता है और बात कर सकता है। इस अवस्था में बच्चों का सोचना तार्किक और औपचारिक रूप से हो जाता है। मीन्स कि वो लॉजिकली सोचने लगता है। अब उसके पास एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है, किसके सामने कितना बोलना है, किस स्टाइल में बोलना है। बच्चा प्रतियोगिताओं, स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना की ओर अग्रसर होता है। मीन्स बच्चा जो है वो अपने जो फ्रेंड सर्कल होते हैं उनमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग शुरू कर देता है कि इस बार मैं फर्स्ट आऊँगा, इस बार वो उसके नंबर कैसे ज़्यादा आ गए। उससे ये सब चीज़ें हैं जो उस पर दबाव डालने लगती हैं। उसे फ्रीडम चाहिए होता है। वो अगर उसकी बात नहीं मानी जाए तो वो विद्रोह की तरफ अग्रसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम किशोरावस्था की जो खासियत हैं उनमें देखते हैं।
इस अवस्था में बच्चा अपनी सुंदरता के बारे में सोचता है, वह सोचता है कि खुद को दूसरों की नज़रों में कैसे सुंदर दिखाया जा सकता है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों में काम भावना बढ़ जाती है। इस अवस्था में बच्चे धार्मिक संस्थानों, रीति रिवाज आदि के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में बच्चा सहयोगी होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने परिवार में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, और ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है कि आप बच्चे को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, वो अपने आप को वैसा ही मान लेगा। तो इसलिए इस उम्र में आपको बहुत प्यार से उसे समझाने की ज़रूरत है, बहुत आराम से उसे चीज़ों को रियलाइज़ कराने की ज़रूरत है कि जो वो सोच रहा है वो ठीक है या नहीं है। अब बात करते हैं विकास के विभिन्न आयामों के बारे में। तो हमारे पास शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, भाषाई विकास है, सामाजिक विकास है, सांवेगिक विकास है, मनोगत्यात्मक विकास है। शारीरिक विकास को फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं, मानसिक विकास को मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, भाषाई विकास को लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं, सामाजिक विकास को सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, सांवेगिक विकास को इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, और मनोगत्यात्मक विकास को मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। और इन सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसीलिए इनका इंग्लिश टर्म आप ज़रूर कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और उन्हें लिख लीजिए। हम शुरू करते हैं मानसिक विकास से। जब हमारे दिमाग में सोचने की क्षमता बढ़ जाती है तो उसे मानसिक विकास कहते हैं। मानसिक विकास को हम बौद्धिक, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास भी बोल सकते हैं। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, आपने हिंदी में ही पढ़ना है, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि मानसिक विकास को ही वो आपसे बौद्धिक विकास करके भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ज्ञानात्मक विकास करके क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर संज्ञानात्मक विकास करके क्वेश्चन पूछ लेगा। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि मेंटल डेवलपमेंट पता होना चाहिए, वरना आप तो वर्ड्स में ही कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। मानसिक विकास से हम निम्नलिखित जो क्षमताएँ हैं उनको ले सकते हैं। पहला, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे हो जाते हैं, हम परसेप्शंस बना सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, थिंकिंग करते हैं, हमारी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट बढ़ जाता है, कॉन्सेप्ट हम खुद बनाने लगते हैं, ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल पावर जो है वो बढ़ जाती है। ये सभी पॉइंट्स जो हैं एक्चुअल में हमारे मेंटल डेवलपमेंट में इंक्लूड रहते हैं कि अगर हमारे इन सभी में चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब हम मेंटली डेवलप हो रहे हैं। अब बात करते हैं मानसिक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं। मानसिक विकास से ही हमारे सभी विकास जुड़े होते हैं। अगर हमारा मानसिक विकास ठीक से ना हो तो भाषा विकास प्रभावित होगा, सामाजिक विकास प्रभावित होगा और संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होगा। मीन्स कि हमने मेंटली अपने आप को डेवलप नहीं किया है तो हम जो भाषा से रिलेटेड शब्द हैं उनको कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी टोन में बोलना है, क्या पिच रहनी है, इन सब के बारे में हमें नहीं पता चलेगा। इसी तरीके से हम समाज में अपने आप को कैसे एडजस्ट करें, ये चीज़ हमें समझ ही नहीं आएगी। मानसिक विकास होने के बाद हमारी चिंतन करने की क्षमता बढ़ जाती है और हम चिंतन के द्वारा अपने काम को हल कर सकते हैं। जब बच्चे का मानसिक विकास होता है तो वह वस्तुओं को डिफ्रेंशिएट कर पाता है, उनकी ध्वनि पहचान सकता है। मीन्स कि दो ऑब्जेक्ट्स में वो डिफरेंस कर पाएगा कि वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट से कैसे अलग है। मानसिक विकास होने के बाद व्यक्ति की जो प्रत्यक्षीकरण की क्षमता है वो बढ़ जाती है। अब बात करते हैं शारीरिक विकास की। इसके अंतर्गत बालक के शरीर के जो बाह्य और आंतरिक अवयवों का विकास होता है। इसका मतलब उसकी जो बाहर का स्ट्रक्चर है, जो आप एक बच्चे का शरीर देख रहे हैं वो, और उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सब का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। शरीर के बाह्य परिवर्तनों में आप कौन कौन से शामिल कर सकते हैं? पहला, ऊंचाई देख सकते हैं, शारीरिक अनुपात देख सकते हैं, उसमें वृद्धि होती है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। ये बाह्य परिवर्तन होते हैं शारीरिक रूप से। आंतरिक अवयवों में परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं देते, लेकिन शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। शारीरिक वृद्धि और विकास की प्रक्रिया व्यक्तित्व के उचित समायोजन और विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों को दूसरों पर निर्भर रहकर करता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होने लगता है। शारीरिक वृद्धि और विकास पर बालक के आनुवांशिक गुणों का प्रभाव हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी शारीरिक वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो उसके विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है? शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।
इसकी जानकारी के आधार पर वह बालक के स्वास्थ्य या इससे संबंधित अन्य समस्याओं से अवगत हो सकता है। बालक के वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखनी जरूरी है क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण और एक तरीके से उसका पूरा व्यवहार शारीरिक वृद्धि और विकास पर ही निर्भर करता है। बच्चों के शारीरिक वृद्धि और विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक ये जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर पर बच्चों से क्या आशा की जा सकती है। इतना बड़ा सा पैराग्राफ आपने पढ़ा, इससे हमें सिर्फ इतना सा समझ आता है कि शारीरिक विकास जो है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है, और दोनों ही विकास एक बच्चे की पर्सनालिटी को बनाने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को पौष्टिक आहार मिले ताकि उसका विकास, उसकी वृद्धि बहुत अच्छे तरीके से हो। उसका जो शारीरिक अनुपात है, मीन्स कि जो उसके अवयव हैं, उसके हाथ, पैर, सर, टांगे, ये सब चीज़ें जो है वो एक सही अनुपात में वृद्धि हो। और आप शारीरिक विकास पर आनुवांशिक गुणों का प्रभाव देख सकते हैं। मीन्स कि उसके पापा के जो आईज़ का कलर है वो एक बच्चे में देखा जा सकता है, या उसकी मम्मी की आईज़ का कलर उस बच्चे में देखा जा सकता है। तो ये क्या है कि शारीरिक विकास पर उसका जो आनुवांशिक गुण है उसमें आप देख रहे हैं। तो एक टीचर को शारीरिक विकास और वृद्धि के बारे में इसलिए पता होना चाहिए ताकि वो ये जान सके कि वो किस आयु के बच्चे से किस प्रकार का व्यवहार करे और उससे कैसी उम्मीद रखे। ऐसा ना हो कि एक छोटा बच्चा किसी भी तरीके का बिहेवियर कर रहा है और उसे अचानक से उस पर गुस्सा आ जाए। क्यों? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो टीचर है उसे उसके शारीरिक वृद्धि और विकास से संबंधित जो कॉन्सेप्ट है वो उसे समझ में नहीं आया है। अब बात करते हैं मानसिक विकास की। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी योग्यताओं, क्षमताओं वृद्धि से होता है। नहीं। अब बात करते हैं भाषाई विकास की। तो भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही होता है। मानसिक योग्यता की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा का तात्पर्य होता है कि सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों और भावों को एक दूसरे तक पहुंचाए, दूसरों के विचारों को समझे, अपने विचारों को समझा सके। भाषाई योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति शामिल होती है। भाषाई योग्यता एक स्किल होती है, एक कौशल होता है जिसे अर्जित किया जाता है। इस कौशल को अर्जित करने की प्रक्रिया बालक के जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। अनुकरण, वातावरण के साथ अनुक्रिया और शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। यह विकास बालक में धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में होता है। जन्म से लेकर 8 महीने तक बालक को किसी शब्द की जानकारी नहीं होती। 9 से 12 महीने तक वह 3 या 4 शब्दों को समझने लग जाता है। फिर 1.5 वर्ष तक आते आते उसमें भाषा के जो बहुत सारे शब्द हैं उनका इंक्लूजन शुरू हो जाता है। 3 वर्ष के भीतर ही बालक लगभग 1000 शब्दों को समझने लगता है। इसी तरह उसमें भाषाई विकास होते रहते हैं और 16 वर्ष तक की आयु में बालक लगभग 1 लाख शब्दों को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है। भाषाई विकास की प्रक्रिया में लिखने और पढ़ने का ज्ञान भी उसमें धीरे धीरे ही होता है। बाल्यावस्था में यह धीरे धीरे एक एक शब्द को पढ़ता और लिखता है। उसके बाद इन कौशलों में गति आ जाती है। शिक्षकों को भाषा के विकास की प्रक्रिया का सही ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसी के आधार पर बालक की भाषा से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे अस्पष्ट उच्चारण यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, गलत उच्चारण, तुतलाना, बालक का हकलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी इत्यादि का समाधान टीचर कर सके। बालक की शिक्षा में लिखने, पढ़ने और बोलने की योग्यता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। इन सभी योग्यताओं के विकास में भाषा के विकास की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसीलिए इसकी जानकारी शिक्षकों को होना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक विकास की बात करते हैं तो सामाजिक विकास का मतलब है कि अपने आप को इस तरीके से बनाना कि जब आप कुछ लोगों के बीच में खड़े हों तो आपको पता हो कि आपको किस तरीके से खड़ा होना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बात करनी है, लोगों से किस तरीके से इंटरेक्शन करना है, अपने आप की क्या इमेज बनानी है, दूसरों की कैसे इमेज को ग्रास्प करना है। ये सारी चीज़ों का जब विकास होता है तो इसे सामाजिक विकास कहते हैं। शिक्षा के कई उद्देश्यों में से एक
बालक का सामाजिक विकास भी होता है। यदि सामाजिक विकास इसके अन्य पहलुओं की जानकारी शिक्षकों को ना हो तो बालक का पर्याप्त विकास नहीं हो सकता और शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए शिक्षकों को बालक में सामाजिक विकास की प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं सांवेगिक विकास, यानी कि इमोशनल जो उसका डेवलपमेंट है बच्चे का, उसके बारे में। संवेग, जिसे हम भाव भी कहते हैं, का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है। भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, विषाद इत्यादि संवेग का उदाहरण है। संवेग माने इमोशंस, मीन्स हम डरते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें किसी चीज़ से घृणा हो जाती है, मतलब उससे हेट होने लगती है। और आश्चर्य मीन्स हम अचानक से सरप्राइज हो जाते हैं, हमें किसी चीज़ पे बहुत प्यार आ जाता है और किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब नफ़रत हो जाती है। ये सभी जो चीज़ें हैं एक्चुअली ये इमोशंस हैं। बालक में आयु बढ़ने के साथ ही इन संवेगों का विकास भी होता रहता है। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। विकास का संवेगात्मक व्यवहार और उसके वृद्धि एवं विकास को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। आप एक बच्चे को देखिए जिसका इमोशनल डेवलपमेंट ठीक ना हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा डर बैठ गया हो, तो आप देखेंगे कि वो समाज से कटने लगेगा, वो लोगों के सामने आने से डरेगा, वो अपनी बात लोगों तक नहीं कहेगा, तो इससे उसका सामाजिक विकास प्रभावित हो जाएगा। प्रत्येक संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति में कई प्रकार के शारीरिक और शरीर संबंधी परिवर्तनों को जन्म देती है। जब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, आप में मान लीजिए डर का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि आप लोगों के सामने नहीं आते हैं, तो आप मोस्टली एक कमरे में बंद रहेंगे। इससे आपके शारीरिक विकास पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादातर बैठे रहेंगे और इससे आपका जो स्ट्रक्चर है फिजिकल वो ख़राब होने लगेगा। संवेगात्मक विकास के कई कारक होते हैं। इन कारकों की जानकारी अध्यापकों को इसलिए होना चाहिए, जैसे भय का क्या कारण है, यह जाने बिना बालक के भय को दूर नहीं किया जा सकता। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की अहम भूमिका होती है। संवेगात्मक विकास के दृष्टिकोण से बालक के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है। बालक के संवेगात्मक विकास पर पारिवारिक वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। विद्यालय के परिवेश, क्रियाकलापों को उचित प्रकार से संगठित करना, अध्यापक बच्चों के संवेगात्मक विकास में भरपूर योगदान दे सकते हैं। बालकों को शिक्षकों का पर्याप्त सहयोग और स्नेह मिलना उनके व्यक्तित्व के विकास के दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी होता है। इसी प्रकार ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि बालक के स्वाभिमान को कभी ठेस ना पहुँचे। इस तरह संवेगात्मक विकास के कई पहलुओं को ध्यान में रखकर बालक का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। मांसपेशियों, तंत्रिकाओं और तंत्रिका केंद्रों की समन्वित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। मीन्स कि हम अपनी जो मसल्स हैं, हमारा जो न्यूरन सिस्टम है, उसको कंट्रोल करके हम वही एक्शन करें जो हम करना चाहते हैं। अगर हम इस तरीके का विकास कर लेते हैं तो इसे हम मोटर डेवलपमेंट यानी क्रियात्मक या फिर मनोगत्यात्मक या गामक विकास कहते हैं। जब बच्चे की काम करने की क्षमता का विकास होता है तो उसे क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्रियात्मक विकास जो है वो दो तरीके का होता है। एक होता है सूक्ष्म पेशीय, मीन्स छोटे छोटे जो गतियों के साथ काम करता है, और जैसे ब्लॉक बनाना, फोर फिंगर और अंगूठे की सहायता से वस्तुओं को उठाना। फिर दूसरा होता है ग्रॉस मोटर। जब बच्चे थोड़ी बड़ी गतिविधियों के साथ काम करते हैं तो स्थूल पेशीय अवस्था कहलाती है, जैसे उछलना, कूदना, दौड़ना। एग्ज़ाम में आपको अक्सर एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लिखना किस प्रकार के विकास में शामिल किया जाएगा? सूक्ष्म पेशीय, स्थूल पेशीय, इस तरीके से और भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो उसमें से आपको चूज़ करना है कि लिखना जो है वो कौन सा विकास होगा। तो आप यहाँ पर सीधा सा है कि आप जो अपनी फोर फिंगर है और जो अंगूठा है उससे आप पेंसिल पकड़ते हैं और फिर लिखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइन मोटर स्किल है। चलिए, उम्मीद है आपने सब कुछ बहुत अच्छे से सुना, सब कुछ अच्छे से समझ लिया। अब मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रही हूँ, उनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं, और जिससे मुझे पता चले कि आपने वीडियो को पूरा देखा और आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या होती है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या 18 से 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की
जो सबसे जटिल अवस्था है वो कौन सी है? शैशव अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या फिर वृद्धावस्था? अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में शारीरिक जो वृद्धि है वो तेज होती है, बहुत फास्ट होती है? मीन्स इन विच स्टेज इज द फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड? मीन्स सबसे ज़्यादा तेज शारीरिक जो वृद्धि है वो कब होती है? आरंभिक बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, शैशव अवस्था में या शिक्षा काल में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? मीन्स कि कौन सी एज है वो जिसे हम पीरियड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, जिसमें पहला है शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था या फिर प्रौढ़ अवस्था? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपका कोई डाउट है अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है कि आपने चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि टाइम बहुत कम है, प्रिपरेशन बहुत कुछ करनी है।